नमस्कार। आप सभी छात्र छात्राओं का बीएससी पार्ट 2 की इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। पिछले टर्न पर आपको ऊष्मागतिकी एवं सांख्यिकी भौतिकी के बारे में प्रारंभिक जानकारी दी गई थी। ऊष्मागतिकी एवं सांख्यिकीय भौतिकी में कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी शब्द जिनका कि हम बहुतायत से प्रयोग करते हैं, सबसे पहले उनको जानना जरूरी है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम पूरा सिलेबस कर लेते हैं लेकिन ये छोटे छोटे तकनीकी शब्द उनका हमें पता ही नहीं होता। पहले ये कुछ जो कि बहुतायत से ऊष्मागतिकी एवं सांख्यिकी भौतिकी में बार बार जिनका प्रयोग किया जाता है उनको जानना जरूरी है। तो पहला तकनीकी शब्द ऊष्मा, पूरी ऊष्मागतिकी जैसा कि इसका नाम है ऊष्मा पर आधारित है। ऊष्मा ऊर्जा का वह स्वरूप है जो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर स्थानांतरित होता है, इसे ऊष्मा कहते हैं। नंबर 2, ताप। क्योंकि ऊष्मा किसी भी ऊष्मागतिकीय निकाय की ताप से संबंधित है, अतः निकाय का ताप वह गुण है जो उसकी उष्णता या शीतलता का हमें ज्ञान करवाता है, बोध करवाता है, उसे हम ताप कहते हैं। नंबर 3, निकाय। पूरी ऊष्मागतिकी इस एक शब्द पर टिकी हुई है जिसका हम बार बार उपयोग करते हैं, बार बार जिसको कि हम काम में लेते हैं, निकाय। प्रश्न उठता है, निकाय क्या है? निकाय वह तंत्र होता है जिस पर अध्ययन किया जाता है। यानी ऊष्मागतिकी में हम जिस भी किसी वस्तु पर अध्ययन करते हैं वह सब निकाय की कैटेगरी में आती है। और चूंकि निकाय कणों से मिलकर के बना होता है, इसलिए कणों की संख्या के आधार पर निकाय 2 प्रकार के होते हैं। एक स्थूल निकाय, दूसरा सूक्ष्म निकाय। स्थूल निकाय वो निकाय हैं जिनमें कणों की संख्या अत्यधिक होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई गैसीय निकाय हो जिसमें कोई गैस हो, तो चूंकि जैसा कि आपको मालूम है गैस में कम से कम कितने अणु हो सकते हैं या परमाणु हो सकते हैं। अगर हम 1 मोल गैस मान लीजिए हम लें, आपको मालूम है 1 मोल गैस किसी भी गैस की, जैसे ऑक्सीजन हो तो उसके 32 ग्राम 1 मोल के बराबर होंगे। नाइट्रोजन है तो उसके 28 ग्राम 1 मोल के बराबर होंगे। अगर हम इस 1 मोल का 1000वां हिस्सा भी काम में लें तो भी उसमें कणों की संख्या बहुत अधिक होती है। आपको मालूम है जिसका जो मान है वो एवोगैड्रो संख्या के बराबर होता है। अतः इस प्रकार का निकाय जिसमें कणों की संख्या बहुत अत्यधिक होती है, इसको हम स्थूल निकाय कहते हैं। दूसरा है सूक्ष्म निकाय। सूक्ष्म निकाय वह निकाय है जिसमें कणों की संख्या बहुत कम होती है। जैसा मैंने आपको बताया, स्थूल निकाय में चूंकि कणों की संख्या बहुत अधिक है, मान लीजिए आपने 1 मोल गैस काम में लिया, उसका कोई अंश काम में लिया, तो ये निकाय चूंकि गैसीय अणुओं या परमाणुओं से मिलकर
के बना है, इसलिए अगर हम एक अणु, एक परमाणु या इनकी कुछ मात्रा कंसीडर करें तो वो एक सूक्ष्म निकाय के तरीके से काम करेंगे। नंबर 4, ऊष्मागतिकी निकाय। चूँकि निकाय तो कोई भी सिस्टम जिस पर हम अध्ययन कर रहे हैं वो हो सकता है। अब प्रश्न उठता है ऊष्मागतिकी निकाय कौन सा निकाय होता है? तो ऊष्मागतिकी निकाय वह निकाय होता है जिसकी अवस्था को ताप, दाब या आयतन आदि के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ऊष्मागतिकी निकाय 3 प्रकार के होते हैं। खुला निकाय वह निकाय है जो दूसरे निकायों या परिवेश, निकाय के अतिरिक्त जो भी है वो सब परिवेश में कंसिडर किया जाता है। तो वह निकाय जो दूसरे निकायों या परिवेश के साथ ऊर्जा एवं द्रव्यमान दोनों का विनिमय कर सकते हों, एक्सचेंज कर सकते हों, ऐसे निकायों को खुला निकाय कहते हैं। नंबर 2 पर है बंद निकाय। बंद निकाय वो निकाय होते हैं जो दूसरे निकायों या परिवेश के साथ केवल ऊर्जा का विनिमय करते हैं। ये निकाय दूसरे निकायों के साथ द्रव्यमान का विनिमय या एक्सचेंज नहीं करते, सिर्फ ऊर्जा का ही इनमें विनिमय या एक्सचेंज होता है। तो ऐसे निकाय को हम बंद निकाय कहते हैं। तीसरे प्रकार के जो निकाय हैं वो होते हैं विलगित निकाय। वह निकाय जो दूसरे निकायों के साथ ऊर्जा एवं द्रव्यमान दोनों का ही विनिमय नहीं करते, यानी ये दूसरे निकायों के साथ न ऊर्जा एक्सचेंज करते हैं न द्रव्यमान एक्सचेंज करते हैं। तो इस प्रकार के जो निकाय हैं वो विलगित निकाय या आइसोलेटेड सिस्टम कहलाते हैं। इंग्लिश में इनको आइसोलेटेड सिस्टम कहा जाता है। नंबर 5, बाह्य प्राचल, एक्सटर्नल पैरामीटर्स। एक्सटर्नल पैरामीटर्स किसी भी निकाय की वो भौतिक राशियाँ होती हैं जिनको कि हम स्थूल रूप से मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। जैसे ऊष्मागतिकी निकाय का ताप है, आयतन है, दाब है, ये सब बाह्य प्राचल या एक्सटर्नल पैरामीटर्स कहलाते हैं। नंबर 6, स्थूल अवस्था या मैक्रो स्टेट्स। बाह्य प्राचल द्वारा प्रतिबंधों के अंतर्गत निरूपित निकाय की अवस्था को स्थूल अवस्था कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई मैक्रो सिस्टम है, स्थूल निकाय है, और उस निकाय पर अगर हम कोई प्रतिबंध लगा दें कि जैसे मान लीजिए उसका दाब है वो P है, ताप है वो T है, तो ये एक तरीके से इसकी एक पर्टिकुलर जो स्थूल अवस्था है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ही इन बाह्य प्राचलों के मान परिवर्तित होंगे, इसकी जो स्थूल अवस्था है वो परिवर्तित हो जाएगी। नंबर 7, सूक्ष्म अवस्था। सूक्ष्म कणों की अवस्था जिसे ऊर्जा स्तरों द्वारा अथवा क्वांटम संख्याओं के समुच्चय द्वारा निरूपित किया जाता है, उसे हम उस निकाय की सूक्ष्म अवस्था कहते हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया, स्थूल अवस्था पूरे स्थूल निकाय से रिलेटेड होती है, जबकि सूक्ष्म अवस्था किसी स्थूल निकाय के किसी पर्टिकुलर विशेष अणु या परमाणु की अवस्था से संबंधित है, रिलेटेड है। और इस सूक्ष्म अवस्था का जो निर्धारण है वो इस अवस्था की जो एनर्जी लेवल है, ऊर्जा स्तर है, उसके द्वारा होता है। इसलिए जिन सूक्ष्म कणों की अवस्था को हम ऊर्जा स्तरों द्वारा या क्वांटम संख्याओं द्वारा, 4 क्वांटम संख्याएं हैं N, L, M, S,
इनके द्वारा निर्धारित किया जाता है, उसे सूक्ष्म अवस्था कहते हैं। नंबर 8, परिवेश या सराउंडिंग। इसको भी ऊष्मागतिकी में बहुत बार काम में लिया इस तकनीकी शब्द को काम में लिया जाता है, जिसका मतलब होता है कि जिस निकाय पर अध्ययन किया जा रहा है उसके अतिरिक्त जो कुछ है वो परिवेश की कैटेगरी में आता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई गैसियस निकाय है, तो उस गैसीय निकाय को जहाँ भी रखा हुआ है उसके अलावा जो भी कुछ है वो सब परिवेश है। मान लीजिए किसी कमरे में कोई पुस्तक रखी हुई है, अगर हम पुस्तक को निकाय माने तो पुस्तक को छोड़ दीजिए आप, उसके अलावा जो भी है वो सब परिवेश की कैटेगरी में आएगा, सराउंडिंग कहलाएगा। नंबर 9, स्थायी अवस्था। निकाय के गुण यदि समय के साथ परिवर्तित नहीं हों तो निकाय की ये जो अवस्था है ये स्थायी अवस्था कहलाती है। इस यानी निकाय के जो भी गुण हैं, जैसे मान लीजिए उसका दाब है, ताप है, ये अगर समय के साथ नहीं बदल रहे हों तो ये अवस्था उसकी स्टेडी स्टेट या स्थायी अवस्था कहलाती है। नंबर 10, साम्य अवस्था या इक्विलिब्रियम स्टेट। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निकल वर्ड है, इक्विलिब्रियम स्टेट या साम्य अवस्था। तो परिवेश से पृथकृत यानी सराउंडिंग से अलग निकाय की जो स्थायी अवस्था है उसको हम साम्य अवस्था कहते हैं। यानी निकाय है वो परिवेश से पृथकृत होना चाहिए, एक तरीके से आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए, और इस आइसोलेटेड सिस्टम की परिवेश से पृथकृत निकाय की जो स्टेडी स्टेट है, स्थायी अवस्था है, ये साम्य अवस्था कहलाती है। नंबर 11, अभिगम्य अवस्थाएं या एसेसिबल स्टेट्स। निकाय की वे सूक्ष्म अवस्थाएं जो स्थूल निकाय पर आरोपित सभी प्रतिबंधों का पालन करती हैं, इन्हें अभिगम्य अवस्थाएं कहलाती है। यानी निकाय पर आपने जो भी प्रतिबंध लगाए हैं, अगर उनके अंतर्गत कोई सूक्ष्म अवस्था है तो वो अभिगम्य अवस्था कहलाएगी, और अगर उन प्रतिबंधों के अंतर्गत वो सूक्ष्म अवस्था नहीं आती तो उसे हम अभिगम्य अवस्थाएं नहीं कहेंगे। जैसे मान लीजिए पार्टिकल्स किसी निकाय के ऊर्जा स्तरों में विभाजित हों, वितरित हों, और अगर हम ये कहें कि किसी ऊर्जा स्तर में 2 से अधिक पार्टिकल नहीं हो सकते तो ये हमारा एक प्रतिबंध हो गया। तो वे ऊर्जाएं, जिन ऊर्जा स्तर या ऊर्जा अवस्थाएं जिनमें 2 पार्टिकल्स होंगे वे अभिगम्य अवस्थाएं होंगी। लेकिन हो सकता है कुछ ऊर्जा स्तर ऐसे हों जिनमें पार्टिकल्स की संख्या 2 से कम या 2 से अधिक हो, तो ऐसे ऊर्जा स्तरों को हम अभिगम्य अवस्थाएं या एसेसिबल स्टेट्स नहीं कहेंगे, क्योंकि वे उस प्रतिबंध का पालन नहीं कर रही हैं जो कि उस निकाय पर लगाई हुई हैं। तो ये अधिकांश तकनीकी शब्द हैं जिनका कि हम बहुत से प्रयोग ऊष्मागतिकी और सांख्यिकी भौतिकी में करते हैं। इनको जानना ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये उचित समझा कि पहले आपको इन तकनीकी शब्दों से रूबरू करवाया जाए। आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में बस इतना ही।